मेरी रिकवरी खुशनसीब से अगली सुबह तक मेरी सांसें नॉर्मल होने लगी थी। डॉक्टर्स को लगा कि मेरी कंडीशन अब स्टेबल है, इसलिए उन्होंने मुझे कोमा से निकालने का डिसीजन लिया। जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैं अब स्मेल नहीं कर पाऊंगा। टेस्ट के लिए एक नर्स ने मुझे अपनी नाक साफ करने और एप्पल जूस बॉक्स को सूंघने के लिए कहा। जब मैंने एप्पल जूस बॉक्स को स्निफ किया तो मेरी स्मेल करने की एबिलिटी वापस आ गई। लेकिन सबको तब सरप्राइज हुआ जब नाक साफ करते टाइम फ्रैक्चर वाले आई सॉकेट के थ्रू हवा निकल गई। इस प्रोसेस से मेरी लेफ्ट आई सॉकेट से बाहर की तरफ धकेल गई। मेरी आइस बॉल सॉकेट के बाहर निकल आई थी। मेरी आंख सिर्फ आईलिड और ऑप्टिक नर्व के सहारे लटक रही थी, जो आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है। आंखों के डॉक्टर ने कहा कि जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जाएगी, मेरी आंख धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना टाइम लगेगा। मुझे 1 वीक बाद सर्जरी के लिए बुलाया गया, जिससे मुझे ठीक होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बॉक्सिंग मैच के रॉन्ग साइड पर था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की परमिशन मिल गई थी। मैं घर वापस गया। मेरे साथ एक ब्रोकन नोज, हाफ डजन फेशियल फ्रैक्चर्स और एक बल्जिंग लेफ्ट आई थी। अगले कुछ महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में सब कुछ रुक गया हो। कई हफ्ते तक मुझे डबल विजन होती थी। मैं सचमुच सीधा नहीं देख पा रहा था। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा, लेकिन मेरी आंख वापस अपनी नॉर्मल जगह पर आ गई। दौरे और मेरी आई प्रॉब्लम के बीच मुझे एक बार फिर से कार चलाने के लिए 8 महीने लग गए। फिजियोथेरेपी में मैंने बेसिक मोटर पैटर्न्स जैसे सीधे में चलना प्रैक्टिस किया। मैंने ठान लिया था कि अपनी इंजरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन कई ऐसे मोमेंट्स आए जब मुझे डिप्रेशन और ओवरबर्डन फील हुआ। 1 साल बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर वापस लौटा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अभी कितना आगे जाना है। बेसबॉल हमेशा मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट और बड़ा हिस्सा रहा था। मेरे डैड सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेल चुके थे। मेरा भी सपना था कि मैं एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनूं। रिहैबिलिटेशन के महीनों के बाद मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैदान पर वापस जाना चाहता था। मेरा बेसबॉल में वापस आना आसान नहीं था। जब सीज़न स्टार्ट हुआ, मैं इकलौता जूनियर था जिसे वर्सिटी बेसबॉल टीम से निकाल दिया गया। मुझे सोफोमोर्स के साथ जूनियर वर्सिटी टीम में खेलने के लिए भेज दिया गया। मैं 4 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहा था। एक ऐसे पर्सन के लिए जो इतनी मेहनत और समय बेसबॉल में लगा चुका हो, टीम से निकालना बहुत शर्मिंदगी का कारण बना। मुझे वे दिन अच्छी तरह याद है जब ऐसा हुआ था। मैं अपनी कार में बैठा और रेडियो पर गाना सुनते हुए रोया। मैं एक ऐसे गाने की तलाश में था जो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस करवा सके। 1 साल तक अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने के बाद मैं सीनियर के रूप में वर्सिटी टीम में जगह बनाने में सक्सेस रहा, लेकिन मुझे मैदान पर खेलने का मौका बहुत कम मिला। कुल मिलाकर मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल के सिर्फ 11 इनिंग खेले, जो लगभग एक मैच से थोड़ा ही अच्छा था। मेरे हाई स्कूल करियर में कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं थी, फिर भी मुझे फेथ था कि मैं एक ग्रेट प्लेयर बन सकता हूँ। मुझे पता था कि अगर चीज़ें बेटर होनी हैं तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरा जीवन तब बदला जब चोट के 2 साल बाद मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में कॉलेज ज्वाइन किया। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी और मुझे इसी जगह स्मॉल हैबिट्स की पावर का पता चला। मैंने हैबिट्स के बारे में कैसे सीखा। डेनिसन में जाना मेरे लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजन में एक था। मैंने बेसबॉल टीम में जगह बनाई और चाहे मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के रूप में टीम के सबसे नीचे के पोजीशन पर था, फिर भी मैं बहुत हैप्पी था। मेरे हाई स्कूल के हार्ड टाइम के बावजूद
मैं कॉलेज एथलीट बनने में सक्सेस रहा। मुझे पता था कि मैं बेसबॉल टीम में अभी शुरुआत नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया। जब मेरे साथ के लोग देर रात तक जगते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे, मैंने अच्छी नींद की आदतें बनाई और हर रात जल्दी सो जाता। कॉलेज हॉस्टल की इधर-उधर की दुनिया में मैंने अपने रूम को साफ-सुथरा करने की हैबिट डाली। ये इम्प्रूव स्मॉल थे, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी लाइफ पर एक कंट्रोल का एहसास दिया। मैंने दोबारा अपने अंदर विश्वास महसूस करना शुरू किया। मेरा ये विश्वास मेरी स्टडी में भी दिखाई दिया और मैंने अपनी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव किया और अपने पहले साल में सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड हासिल किए। हैबिट एक रूटीन और बिहेवियर है जो रेगुलर बेसिस से किया जाता है और अक्सर अपने आप होता है। हर सेमेस्टर के साथ मैंने स्मॉल लेकिन लगातार चलने वाली हैबिट अपनाई जो मुझे ऐसे रिजल्ट तक ले गई जो शुरू में मेरी सोच से परे थी। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में हफ्ते में कई बार वेट लिफ्टिंग करना अपनी हैबिट बनाई। अगले कुछ सालों में मेरी 6 फुट 4 इंच की बॉडी का वजन एक हल्की 170 पाउंड से बढ़कर 1 फीट 200 पाउंड्स हो गया। जब मेरा सोफोमोर सीजन शुरू हुआ तो मैंने पिचिंग पर स्टार्टिंग रोल हासिल किया। मेरे जूनियर ईयर तक मुझे टीम कैप्टन चुन लिया गया और सीजन के एंड तक मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम में शामिल किया गया। लेकिन मेरे सीनियर सीजन तक मेरी स्लीप हैबिट्स, स्टडी हैबिट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैबिट्स का अक्सर दिखना शुरू नहीं हुआ था। 6 साल बाद जब मुझे बेसबॉल बैट से चोट लगी थी, हॉस्पिटल ले जाया गया था और कोमा में रख दिया गया था, मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी का टॉप मेल एथलीट चुना गया और मुझे ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम का हिस्सा बनाया गया, जो सिर्फ देश के 33 प्लेयर्स को दिया जाता है। जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरा नाम स्कूल के रिकॉर्ड बुक्स में 8 अलग-अलग कैटेगरीज में शामिल हो चुका था। उसी साल मुझे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एकेडमिक सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल दिया गया। मुझे उम्मीद है कि अगर ये बात घमंड भरी लगे तो आप मुझे माफ़ करेंगे। सच्ची बात ये है कि मेरी एथलीट करियर में कुछ भी ग्रेट या हिस्टोरिकल नहीं था। मैं कभी प्रोफेशनल लेवल पर खेल नहीं सका, लेकिन उन सालों को याद करके मुझे लगता है कि मैंने एक अनोखी चीज़ हासिल की। मैंने अपनी पूरी कैपेसिटी को पूरा किया और मुझे लगता है कि इस बुक के थॉट आपको भी अपनी कैपेसिटी को पूरा करने में हेल्प करेंगे। लाइफ में हम सभी को चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ये चोट मेरी एक मुश्किल थी और इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया। शुरुआत में जो बदलाव छोटे और इम्पोर्टेंट ना लगते हो, वो अगर आप लॉन्ग टाइम तक उन्हें बनाए रखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ला सकते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, बट लास्ट में हमारी लाइफ की क्वालिटी अक्सर हमारी हैबिट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक जैसी हैबिट्स के साथ आपको वही रिजल्ट मिलेगी, बट बेटर हैबिट्स के साथ कुछ भी पॉसिबल है। परहैप्स कुछ लोग रातों रात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। मैं ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानता और मैं तो बिल्कुल भी उनमें से नहीं हूँ। मेरी ट्रैवलिंग में जो मेडिकली इंड्यूस कोमा से लेकर एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक थी, उनमें एक भी पल नहीं था। ऐसे कई पल थे। ये एक धीरे धीरे होने वाला डेवलपमेंट था। छोटी छोटी जीतों और लगातार मिलने वाली छोटी सफलता की एक लॉन्ग सीरीज थी, जो थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करने का एक ही तरीका था। और मेरी बस एक ही चॉइस थी, छोटी शुरुआत करना। और मैंने यही स्ट्रैटेजी कुछ साल बाद एडॉप्ट की जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इस बुक पर वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने ये बुक कैसे और क्यों लिखी? नवंबर 2012 में मैंने jamesclear.com पर आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट किया। कई सालों तक मैं अपने पर्सनल हैबिट्स एक्सपेरिमेंट्स के नोट्स बना रहा था और अब मैं उनमें से कुछ लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया था। मैंने हर मंडे और थर्सडे को एक नया आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट किया।
कुछ ही महीनों में इस सिंपल राइटिंग हैबिट के चलते मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइब्स मिले और 2013 के एंड तक वो नंबर 30,000 से भी ज़्यादा हो गया था। 2014 तक मेरी ईमेल लिस्ट 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब्स तक इंक्रीज हो गई, जो उस टाइम इंटरनेट की सबसे स्पीड से बढ़ने वाली न्यूज़लेटर्स में एक थी। जब मैंने 2 साल पहले लिखना स्टार्ट किया था, तब मुझे लगता था जैसे मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे हैबिट्स का एक्सपर्ट माना जाने लगा है, जो एक नई पहचान थी। इसने मुझे एक्साइटेड किया, पर थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा। मैंने कभी खुद को इस टॉपिक का मास्टर नहीं समझा, बल्कि एक ऐसे पर्सन के रूप में देखा जो अपने रीडर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। 2015 में मेरी ईमेल सब्सक्राइब्स 2 लाख तक पहुंच गए और मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ एक बुक साइन की, जो अब आप रीड कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरी ऑडियंस बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरे बिजनेस के मौके भी बढ़ने लगे। मुझे अक्सर टॉप कंपनीज में हैबिट फॉर्मेशन, बिहेवियर चेंज और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साइंस के बारे में बोलने के लिए कहा जाने लगा। मैं अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के कॉन्फ्रेंसिस में की नोट स्पीचेस देते हुए पाया। 2016 में मेरे आर्टिकल्स बड़े पब्लिकेशंस जैसे टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में रेगुलर आने लगे। हैरानी की बात है कि उस साल मेरे लिखे हुए कंटेंट को 80 लाख लोगों ने पढ़ा। एनएफएल, एनबीए और एमएलबी के कोचेस ने मेरे काम को पढ़ना शुरू किया और अपनी टीम के साथ शेयर करना भी शुरू किया। 2017 के शुरुआत में मैंने हैबिट्स एकेडमी लॉन्च किया, जो लाइफ एंड वर्क में बेटर हैबिट्स बनाने में इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के लिए एक टॉप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन गया। फॉर्चून 500 कंपनीज और न्यू स्टार्टअप ने अपने लीडर्स को एनरोल करना और स्टाफ को ट्रेन करना शुरू किया। कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा लीडर्स, मैनेजर्स, कोचेस और टीचर्स हैबिट एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं और उनके साथ वर्क करते हुए मुझे ये सीखने को मिला कि रियल वर्ल्ड में हैबिट्स को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। जब मैंने 2018 में इस बुक के फाइनल टच दे रहा था, jamesclear.com पर हर महीने मिलियंस ऑफ विजिटर्स आ रहे थे। लगभग 5 लाख लोग मेरे वीकली ईमेल न्यूज़लेटर्स के सब्सक्राइबर बन चुके थे। ये नंबर मेरी शुरुआत के एक्सपेक्टेशन से इतना ज़्यादा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में क्या सोचूं। ये बुक आपको कैसे बेनिफिट देगी? एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नेवल रविकांत ने कहा है, एक अच्छी किताब लिखने के लिए आपको सबसे पहले किताब बनना होगा। मैंने यहाँ बनाए गए आइडियाज़ को पहले खुद जीकर सीखा था। मुझे अपने चोट उभरने के लिए स्मॉल हैबिट पर भरोसा करना पड़ा। जिम में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और फील्ड पर हाई लेवल पर परफॉर्म करने के लिए, राइटर बनने के लिए और एक सक्सेस बिजनेस बनने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने के लिए। स्मॉल हैबिट्स ने मुझे अपना पोटेंशियल पूरा करने में हेल्प की और क्योंकि आपने ये बुक उठाई है, मुझे लगता है आप भी अपना पोटेंशियल पूरा करना चाहेंगे। आने वाले पेजेस में मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्लान शेयर करूंगा, जो आपको बेटर हैबिट्स बनाने में हेल्प करेगा। सिर्फ कुछ डेज या वीक्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइफ टाइम के लिए। जो कुछ मैंने लिखा है उसका साइंस से सपोर्ट है, लेकिन ये बुक एक एकेडमिक रिसर्च पेपर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। आप इस बुक में विजडम और प्रैक्टिकल एडवाइस पाएंगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हैबिट्स कैसे बनाएं और बदले, एक ऐसे मेथड से जो अंडरस्टैंड और फॉलो करने में इजी हो। मैं जिन फील्ड से इंस्पिरेशन लेता हूँ, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और बहुत कुछ, वे कई सालों से मौजूद है। मैं आपको उन बेस्ट आइडियाज़ का एक कॉम्बिनेशन देता हूँ जो स्मार्ट लोगों ने कई सालों पहले डिस्कवर किए थे और वही रिसेंट डिस्कवरीज जो साइंटिस्ट ने अभी की है। मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरी उम्मीद है, उन आइडियाज़ को ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और उन्हें ऐसे मेथड से कनेक्ट करना है जो प्रैक्टिकल हो। अगर आपको इस बुक के पेजेस में कोई समझदारी वाली बात लगे, तो इसका क्रेडिट उन एक्सपर्ट्स को देना चाहिए जो मुझसे पहले आए। अगर कुछ गलती लगे तो मान लीजिए वो मेरी गलती है। इस बुक का बेस मेरे 4 स्टेप का हैबिट मॉडल है,
क्यों सिग्नल क्रेविंग इच्छा रिस्पॉन्स फीडबैक और रिवॉर्ड इनाम और इनसे निकले फोर बिहेवियर चेंज के रूल हैं। साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले रीडर्स इन टर्म्स को ऑपरेट कंडीशनिंग से रिलेट करेंगे जो पहली बार बीएफ स्किनर ने 1930s में स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिवॉर्ड के रूप में प्रपोज की थी और इसे अभी चार्ल्स डुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट में क्यों रूटीन रिवॉर्ड के रूप में पॉपुलर बनाया गया है। बिहेवियरल साइंटिस्ट जैसे स्किनर ने ये समझा कि अगर आप सही रिवॉर्ड या पनिशमेंट दें तो आप लोगों को एक स्पेसिफिक तरीके से एक्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं। स्किनर का मॉडल बहुत अच्छे से ये समझाता था कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इसमें ये एक्सप्लेन करने की कमी थी कि हमारे थॉट्स फीलिंग्स और बिलीव्स हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्टेड करता है। इंटरनल स्टेट्स जैसे हमारी मूड्स और इमोशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आखिरी कुछ दशकों में साइंटिस्ट ने थॉट्स फीलिंग्स और बिहेवियर के बीच के कनेक्शन को समझना शुरू किया है। इस रिसर्च को भी इस बुक के पेजेस में कवर किया गया है। कुल मिलाकर जो फ्रेमवर्क मैं ऑफर करता हूँ वो कॉग्निटिव और बिहेवियरल साइंस का एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। मेरा मानना है कि ये ह्यूमन बिहेवियर के पहले मॉडल में से एक है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल इमोशन के हमारे हैबिट्स पर होने वाले अफेक्ट को सही तरीके से समझता है और समझाता है। हो सकता है कुछ वर्ड्स का यूज़ आपको पहले से जाना पहचाना लगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इन 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज के डिटेल्स और एप्लीकेशंस आपको अपनी हैबिट्स के बारे में सोचने का एक नया तरीका देंगे। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है, सिचुएशन से सिचुएशन, मूवमेंट से मूवमेंट, सेकंड से सेकंड, पर ये बुक उन चीज़ों के बारे में है जो नहीं बदलती। ये ह्यूमन बिहेवियर के फंडामेंटल्स के बारे में है, उन लास्टिंग प्रिंसिपल के बारे में जो आप सालों साल भरोसा कर सकते हो। ऐसे थॉट्स के बारे में जिन पर आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एक फैमिली बना सकते हैं और अपनी लाइफ का बेस रख सकते हैं। बेटर हैबिट्स बनाने का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन इस बुक में वो तरीका डिस्क्राइब किया गया है जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ऐसा अप्रोच जो इफ़ेक्टिव होगा चाहे आप कहीं से भी शुरू करें, और जो भी बदलना चाहे जो स्ट्रैटेजी मैं कवर करता हूँ वो हर उस पर्सन के लिए रिलेवेंट होगा जो एक स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट सिस्टम ढूंढ रहा है, चाहे उसके गोल्स हेल्थ, मनी, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप या इन सब पर फोकस हो। जब तक ह्यूमन बिहेवियर शामिल है ये बुक आपकी गाइड बनेगी।